3 दिसंबर 1971 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देश की जनता के लिए रेडियो पर एक मैसेज जारी करती हैं, जिसमें ये कहती हैं, दरअसल पाकिस्तान एक ऑपरेशन लॉन्च करता है जिसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा श्रीनगर, पठानकोट, अमृतसर, अंबाला, जोधपुर, आगरा ऐसे टोटल 11 एयरफील्ड्स पर बॉम्ब गिराकर हमला किया जाता है और यहीं से शुरुआत होती है इंडिया पाकिस्तान 1971 युद्ध की, जिसके अंत में जन्म होता है एक देश का, बांग्लादेश। एक ऐसा युद्ध जिसमें जब 93,000 सैनिकों ने अपने घुटने टेक दिए थे और अपने आप को सरेंडर कर दिया। इस युद्ध के चीफ आर्मी ऑफिसर थे सैम मानेकशॉ। ये वो नाम है जिसे इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। सैम मानेकशॉ ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर 1971 के भारत पाक युद्ध तक कई युद्ध लड़े और हर युद्ध में जबरदस्त बहादुरी का परिचय दिया। ये कहानी भारत माता के उस सपूत की है जिसे ना तो पद का शौक था और ना ही पदवी की चिंता थी तो सिर्फ और सिर्फ देश की। तो चलिए आज हम आपको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और फील्ड मार्शल जैसे पदों से सम्मानित और सैम बहादुर के नाम से फेमस भारत माता के उस सपूत की दास्तां सुनाएंगे जिसके सीने से निकली हर सांस जय हिंद का नारा लगाती है। सैम मानेकशॉ के इरादे इतने मजबूत जैसे कि कोई पहाड़ और बुलंद आवाज ऐसे जैसे कि शेर की दहाड़। उनका कहना था, अगर कोई सैनिक कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। I don't like fighting one on one. I fight 1 on 100. यानी मैं एक बार में एक व्यक्ति से नहीं लड़ता, मैं एक बार में 100 लोगों से लड़ता हूँ। मानेकशॉ का मतलब है डर भी जिससे डरता हो या फिर मौत से भी जो लड़ता हो वो मानेकशॉ है। इन्होंने अपने 4 दशक में 5 बड़े युद्ध लड़े, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इंडिया पार्टीशन वॉर, सीनो इंडिया वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर और इंडिया ईस्ट पाकिस्तान वॉर। इनके बहादुरी के किस्से सुनने से पहले हम आपको सैम के परिवार के बारे में बताते हैं। इनकी फैमिली मुंबई में रहा करती थी। इनके पिताजी डॉक्टर थे जिनका नाम था होर्मुसजी मानेकशॉ और इनकी माताजी का नाम था हिलानी मेहता। अपने एक दोस्त के कहने पर होर्मुसजी मानेकशॉ ने सन 1903 में लाहौर जाने का प्लान बनाया। क्योंकि उस समय इनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो ट्रेन का टिकट लेते हैं और अपनी पत्नी के साथ लाहौर के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही इनकी ट्रेन अमृतसर पहुंचती है तो उनकी पत्नी को प्रेगनेंसी की वजह से पेन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें ट्रेन से उतरना पड़ता है। और जब वो डॉक्टर के पास जाकर अपनी पत्नी का चेकअप कराते हैं तो डॉक्टर उन्हें इस हालत में ट्रैवल करने से मना कर देता है, जिस कारण वो कुछ दिन के लिए अमृतसर में ही रुकने का सोचते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि कुछ दिन के चक्कर में उन्हें कई महीने और कई साल अमृतसर में ही गुजारने पड़ सकते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि अमृतसर में रुकने के बाद अपने खर्चे पूरे करने के लिए होर्मुसजी मानेकशॉ अमृतसर में ही अपना क्लिनिक खोल लेते हैं और मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। और जब अब उनका क्लिनिक अच्छे से चलने लगता है तो फिर वो अमृतसर में ही रुकने का मन बना लेते हैं। और फिर आने वाले 10 सालों में उनके 6 बच्चे होते हैं। इन सभी बच्चों में सैम मानेकशॉ 5वें नंबर के थे। इनका जन्म 3 अप्रैल 1914 में होता है। 1914 ये वही साल है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। अमृतसर में जन्म होने से इनकी प्राइमरी एजुकेशन भी अमृतसर में ही होती है। बताया जाता है कि अपने पिताजी के साथ रहकर पले बड़े मानेकशॉ का बचपन से ही सपना था कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद लंदन जाएंगे और गायनेकोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस करेंगे। लंदन में पहले से उनके 2 बड़े भाई रहते थे जो इंजीनियरिंग कर रहे थे, लेकिन घर की हालत और लंदन के खर्चों को देखते हुए इनके पिताजी इन्हें लंदन जाने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद नैनीताल चले जाते हैं। उस समय पहली बार 1932 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी के एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया गया और जून जुलाई में इसकी परीक्षा करवाई गई। इस परीक्षा में मानेकशॉ की 6वीं रैंक आई थी और फिर इसी के साथ इनका सिलेक्शन इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हो जाता है और इन्हें 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 4थी बटालियन में भर्ती किया जाता है और यहीं से शुरुआत होती है इनके मिलिट्री सफर की। सैम मानेकशॉ किसी से भी ना डरने वाले और मौत की आंखों में आंखें डालकर लोहा लेने वाले अकेले आर्मी मैन थे। आर्मी के प्रति इनका जज्बा, बेबाक तरीके से बात करने का तरीका और अपने काम को दूसरों से अच्छे तरीके से करने की एबिलिटी को देखते हुए इन्हें बहुत जल्द प्रमोशन मिलते चले गए।
1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय स्टाफ की शॉर्टेज और युद्ध के हालातों को देखते हुए उन्हें डबल प्रमोशन मिला। और जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो सैम मानेकशॉ को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कैप्टन बनाया गया। इसी विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने 1942 में बर्मा में इंडिया की तरफ से युद्ध पर तैनात 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट को लीड किया और सितांग रिवर के पास पहाड़ी पर कब्जा कर लिया। लेकिन फिर अचानक जापानी फोर्सेस के एक सोल्जर ने मशीन गन से सैम के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी और एक एक करके 7 गोलियां आकर उनके शरीर के अलग अलग हिस्से में लगी, जो उनके शरीर को छलनी करते हुए पार निकल गई। इतनी गोलियां लगने के बावजूद वो लगातार लड़ते रहे और लड़ते लड़ते थक हार कर जमीन पर गिर गए और लगभग 36 घंटों तक युद्ध के मैदान में ही अनकॉन्शियस स्टेट में पड़े रहे। उनकी इस बहादुरी को देखकर अंग्रेज मेजर जनरल डेविड कोवान ने अपनी वर्दी से मिलिट्री क्रॉस निकालकर उनकी वर्दी में लगा दिया और सैम मानेकशॉ से कहा कि मैं ये क्रॉस आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम कुछ ही समय में मरने वाले हो। ये मिलिट्री क्रॉस युद्ध के दौरान किए गए अच्छी परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। दरअसल ये मिलिट्री क्रॉस मरने के बाद नहीं दिया जाता था, इसलिए उन्होंने मरने से पहले ये क्रॉस मानेकशॉ को देने के बारे में सोचा और फिर उन्होंने एक इंडियन सिपाही शेर सिंह को बुलाया और मानेकशॉ को डॉक्टर के पास ले जाने को कहा। अब कोई व्हीकल ना होने के कारण इंडियन सिपाही शेर सिंह मानेकशॉ को अपने कंधों पर उठाकर युद्ध के मैदान से लगभग 14 मील दूर तक पैदल ले गए और ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर को इलाज करने के लिए बोला। लेकिन जब डॉक्टर ने मानेकशॉ की कंडीशन को देखा तो उस ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर ने उन्हें इलाज करने से मना कर दिया और बोला कि इनके बचने के कोई चांसेस नहीं है। अब क्योंकि डॉक्टर्स का मानना था कि डॉक्टर्स की शॉर्टेज और लिमिटेड मेडिकल सप्लाई की वजह से उन सोल्जर्स पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है जिन्हें आसानी से बचाया जा सकता है। लेकिन फिर इंडियन सिपाही के द्वारा दबाव डालने पर मानेकशॉ की जांच की गई और लंग्स, किडनी और लिवर में लगी गोलियों को निकाला गया और उनकी कई आंतें निकाल दी गई। फिर जब होश में आने के बाद उनसे पूछा गया कि आपको क्या हुआ था तो उन्होंने मजाक करते हुए जवाब दिया कि मुझे एक गधे ने लात मार दी। इसे सुनकर ऑस्ट्रेलियन सर्जन भी हंसने लगे और उन्होंने कहा कि अगर आप इस कंडीशन में भी मजाक कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको बचाया जा सकता है। और फिर रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर कैप्टन G.A.M. दीवान ने उनकी देखभाल की। जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हुए तो उन्हें 30 अक्टूबर 1944 को लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट दे दी गई। वहीं 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तब मानेकशॉ के मिलिट्री यूनिट 4th बटालियन 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट पाकिस्तान की सेना का हिस्सा बन गई और मानेकशॉ को फिर से 8वीं गोरखा राइफल में तैनात कर दिया गया। इसके बाद उन्हें कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल जैसे पदों पर प्रमोट किया गया। इसके बाद साल 1969 में सैम को इंडियन आर्मी का चीफ बना दिया जाता है। इसी बीच जब सैम 8 गोरखा राइफल्स की एक बटालियन का दौरा करने के लिए गए तो उन जवानों से बात करते टाइम उन्होंने एक जवान से पूछा कि क्या तुम मुझे जानते हो? तो पूरा नाम याद न आने की वजह से उस जवान ने सैम मानेकशॉ की जगह सैम बहादुर बोला और फिर सैम ने उस जवान को गले से लगा लिया। तब से उस बटालियन के लोग उन्हें सैम बहादुर के नाम से जानने लगे और फिर जिसको भी पता चलता वो उन्हें इसी नाम से बुलाता और आज पूरा देश उन्हें सैम बहादुर के नाम से ही जानता है। सैम मानेकशॉ को सैम बहादुर नाम ऐसे ही नहीं मिल गया। उन्हें सैम बहादुर इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनके सामने कोई भी खड़ा हो, उन्होंने कभी किसी की जी हजूरी नहीं की। उनका हर एक जवाब बेबाक हुआ करता था। एक मजेदार बात यह भी है कि जहां लोग उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने कुछ भी कहने से डरते थे, वहीं सैम बहादुर इंदिरा गांधी को स्वीटी कहकर बुलाते थे। 1971 के बाद पाकिस्तानी युद्ध के समय इंदिरा गांधी जी ने एक कैबिनेट मीटिंग बुलवाई। इस मीटिंग के लिए स्पेशली सैम मानेकशॉ के पास समन भेजा गया। दरअसल इस मीटिंग में यह तय करना था कि भारत कैसे अपनी सेना को युद्ध के मैदान में उतारकर बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलवाएगा। इस मीटिंग में जब सैम बहादुर से पूछा कि बांग्लादेश के बिगड़ते हालातों की वजह से बहुत से रेफ्यूजी भारत आ रहे हैं, इस समस्या से निपटने के लिए सैम मानेकशॉ क्या कर रहे हैं? मैं चाहती हूं कि इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए इंडियन आर्मी पाकिस्तान पर हमला कर दे। इस पर सैम ने जवाब दिया कि अगर आप चाहती हैं तो ऐसा जरूर होगा, लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ क्योंकि अभी आर्मी यूनिट्स को दूर दूर तैनात किया गया है। अप्रैल का महीना है
और मानसून आने के साथ ही हिमालय के दर्रे खुल जाएंगे, जिससे भारी बाढ़ आ सकती है, जो सेना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में रुकावट बनेगी। इतना ही नहीं, इस ऑपरेशन के लिए हमारी आर्मी डिवीजन में 189 ऑपरेशनल टैंक्स होने चाहिए, लेकिन इस समय हमारे पास केवल 11 ही ऑपरेशनल टैंक्स हैं। तभी मीटिंग में बैठे फाइनेंस मिनिस्टर ने पूछा कि 189 टैंक्स की जगह 11 ही क्यों हैं? इस पर मानेकशॉ ने करारा जवाब दिया, आपकी वजह से, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से टैंक्स के लिए फंड मांग रहा हूँ, लेकिन आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसे अब तक अप्रूव नहीं किया। और फिर उन्होंने इंदिरा गांधी की तरफ देखा और कहा कि क्या उन्हें अपना रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, क्योंकि आपके कहने पर भी मैं इस कंडीशन में सेना को युद्ध करने के लिए आदेश नहीं दे सकता। तब इंदिरा गांधी ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उन्हें सेना को तैयार करने और जब सही समय हो तब युद्ध करने के लिए बोला। अब इस मीटिंग के लगभग 7 महीने बाद जब इंदिरा गांधी ने फिर से मानेकशॉ से पूछा कि क्या हम युद्ध के लिए तैयार हैं, तो मानेकशॉ ने उन्हें जवाब दिया कि मैं हमेशा तैयार हूँ स्वीटी। इंदिरा गांधी उनकी हर बात को मजाक में टाल देती थी, क्योंकि उनको पता था कि 1971 का ये युद्ध सैम के नेतृत्व के बिना नहीं जीता जा सकता। एक बार फिर जब इंदिरा गांधी ने इनके कड़क लहजे और बेबाकी के किस्से सुने और उन्हें पता चला कि सैम अपनी सेना के दम पर विरोध करके भारत में सरकार बदलने की फिराक में है, तो उन्होंने सैम को एक मीटिंग पर बुलवाया। पाकिस्तान पर तख्ता पलट को लेकर इंदिरा गांधी जी ने उनसे सवाल किया। तब उन्होंने अपनी कड़क आवाज में जवाब देते हुए कहा कि स्वीटी, मेरी और तुम्हारी दोनों की नाक बहुत लंबी है, तुम मेरे काम में अपनी नाक मत डालो, मैं तुम्हारे काम में अपनी नाक नहीं डालूंगा। मतलब तुम्हारा काम राजनीति करना है, तुम राजनीति करो, और मेरा काम सेना का नेतृत्व करना है, मैं अपना काम कर रहा हूँ और देश सेवा कर रहा हूँ। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो किससे बात कर रहे हैं, चाहे सामने भारत का प्रधानमंत्री हो या फिर कोई और। वो सिर्फ अपनी सेना और देश के बारे में सोचते थे। इसके बाद युद्ध शुरू होता है, जिसमें इंडिया की तरफ से कमान संभालने के लिए मानेकशॉ को भेजा जाता है। अपनी सेना में उत्साह जगाने के लिए उन्होंने सेना के सभी जवानों से कहा कि बिना किसी रिटन ऑर्डर के हमारी सेना यहाँ से पीछे नहीं हटेगी, और जब तक मैं यहाँ पर हूँ ऐसा कोई भी रिटन ऑर्डर पास नहीं होने दूंगा। उनके इसी साहस का रिजल्ट था कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जब 93,000 सैनिकों ने अपने घुटने टेक दिए थे और अपने आप को सरेंडर कर दिया था, तब सैम ने चीफ आर्मी स्टाफ के तौर पर सभी सैनिकों को बंदी बनाने का आदेश दिया और साथ ही साथ ये भी बोला कि सभी पाकिस्तानी सैनिकों का अच्छे से ख्याल रखा जाए और उनके साथ अच्छा बिहेव किया जाए, उनके रहने खाने की पूरी व्यवस्था की जाए, यहाँ तक कि उन्हें पढ़ने के लिए कुरान भी दी जाए। और उनके इस आदेश का अच्छी तरह से पालन भी किया गया। जो भी खाना बनता था पहले पाकिस्तानी सैनिकों को दिया जाता था और फिर उसके बाद जो खाना बचता था वो इंडियन सैनिकों को दिया जाता था। पाकिस्तान के कैंप में वो खुद देखने आ जाते थे कि सब कुछ सही है या नहीं। इसी दौरान जब एक बार वो वॉशरूम में पहुंचे तो पाकिस्तानी सोल्जर टॉयलेट साफ कर रहा था। मानेकशॉ को देखकर वो जल्दी उठा और सल्यूट किया, तो मानेकशॉ ने हैंडशेक के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन हाथ गंदे होने की वजह से सैनिक के हाथ आगे ना करने पर मानेकशॉ ने कहा, क्या हुआ, हाथ भी नहीं मिलाओगे क्या? तब सैनिक ने जवाब दिया कि सर, मुझे समझ आ रहा है कि आप जैसे लोग सेना में हैं, इसलिए आप जंग जीत गए। हमारे यहाँ के अफसर तो अपने आप को नवाबजादे समझते हैं। वहीं हाल ही में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पर बनी मूवी सैम बहादुर लॉन्च हुई है, जिसमें उनके इंडियन आर्मी के कॉन्ट्रीब्यूशंस और बायोग्राफी को कवर किया गया है। मूवी में सैम बहादुर के बचपन से लेकर रिटायरमेंट तक की कहानी को फिल्माया गया है। इस मूवी में सैम मानेकशॉ का रोल प्ले किया है विकी कौशल ने। थ्रू आउट द मूवी विकी कौशल ने सैम के पोस्चर से लेकर हर छोटी बात को मेंटेन किया है जो सैम के कैरेक्टर से रिलेटेड है। मूवी में विकी के बात करने, चलने के तरीके और आंखों को देखकर आपको एक पल के लिए तो लग जाएगा कि आप असली सैम बहादुर को पर्दे पर देख रहे हैं। इस मूवी में सैम की पत्नी सीलू मानेकशॉ का रोल सानिया मल्होत्रा ने प्ले किया है। वहीं इंदिरा गांधी के रूप में फातिमा शेख नजर आई, जवाहरलाल नेहरू के रूप में नीरज काबी, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल गोविंद नामदेव ने किया है। सैम के खास दोस्त याहिया का किरदार मोहम्मद जीशान अयूब ने निभाया है। इस मूवी में सैम की पत्नी सीलू और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच जेलसी को भी दिखाया गया है। इस मूवी में सैम और याहिया खान की दोस्ती को भी फिल्माया गया है। सैम और याहिया खान के बीच दोस्ती थी,
लेकिन जब 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, तब तो सैम मानेकशॉ ने इंडियन आर्मी को चुना और याहिया पाकिस्तान आर्मी में चले गए। हालांकि सैम पारसी थे। 94 साल की एज में 27 जून 2008 को सुबह 12:30 बजे तमिलनाडु के मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। उनके अंतिम शब्द थे, मैं ठीक हूं। इन पर लिखी गई बुक का नाम है द मैन एंड हिज टाइम्स और इन पर बनी मूवी का नाम आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं और आपको सैम बहादुर के जीवन की कौन सी घटना ने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया, कमेंट में लिखना ना भूलें। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।